आसम नसीर आबदी को जो है वो टैरो कार्ड से उसकी एनर्जी देखूंगा, उसके बाद हम प्रोग्राम का स्टार्ट करेंगे और मैंने प्रोग्राम को हाईजैक कर लिया है। तो जनाब सबसे पहले देखते हैं कि आसम नसीर आबदी के आजकल क्या हालात चल रहे हैं। तो एक आफ्टर 3 मंथ, यहाँ 3 का फिगर आ रहा है, आफ्टर 2 महीने के बाद तीसरे महीने में आपको इलेक्शन की सारी सूरत हाल सामने आ जाएगी। तो देखते हैं कि तहरीक इंसाफ की मौजूदा पोजीशन में क्या सूरत हाल नज़र आती है। आने वाले वक्त में तहरीक इंसाफ की क्या सूरत हाल नज़र आती है। खान साहब के लिए एक अच्छी खुशखबरी है कि इनको इलेक्शन की नवीद सुनाई जा रही है। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आसिम नसीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज़। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं आज दाऊद जी दाऊद का तारुफ मैं क्या कराऊँ, निमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, इल्म रूहानियात, टैरो कार्ड रीडिंग और ना जाने क्या क्या इल्म है जिन पे दाऊद साहब को महारत हासिल है। नाज़रीन, बहुत अरसे बाद दाऊद साहब से मुलाकात का शर्फ हमें बख्शा है इन्होंने, और हम काफ़ी दिन से कोशिश कर रहे थे कि दाऊद साहब के पास मुलाकात के लिए आएँ और इनसे जाने मुल्क के हालात क्या हैं। तो आज हमारा पहला इंटरव्यू है दाऊद साहब के साथ। तो नाज़रीन, हम स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, बहुत सारे उलूम हैं, हमें तो इल्म भी नहीं है, इल्म रूहानियात, एस्ट्रोलॉजी, निमरोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग। तो सर, हमारे नाज़रीन को सबसे पहले तो ये बताएं कि टैरो कार्ड रीडिंग है क्या, ये किस तरह काम करती है? बहुत शुक्रिया। आपने आसम नसीर आबदी, वैसे ही माशाल्लाह आपका नाम और आबदी साथ मिला के आपने रूहानियत को वैसे ही टच दिया। और बात कर रहे हैं आप टैरो कार्ड की तो ये एक किस्म की टैरो कार्ड की एक एनर्जी है, एक पावर है। जिस तरह हम इल्मुल अदाद की बात करते हैं, जिस तरह हम इल्म जफ़र की बात करते हैं, पामिस्ट्री की बात करते हैं, इस्तिखारा की बात करते हैं, या जो भी हम चीज़ें, इसमें बेसिकली हमने ये देखना होता है कि एनर्जी क्या जा रही है। एक बंदे के साथ रूहानी मसला है और उसको हम देखने के लिए या तो हम कोई इल्म पढ़ लें, कोई कलाम पढ़ लें और देख लें कि इसके साथ जिन्नात का मसला है, जादू का मसला है, या इसको नज़र बद लगी हुई है। इसी तरह मुसलमानों ने जो है इस्तिखारा की दुआ के ज़रिए, ख्वाब के ज़रिए इस चीज़ को अपनाया। बाहर के ममालिक में इसको एक एनर्जी के ज़रिए देखा जाता है और इसके ऊपर मुख्तलिफ़ डॉक्यूमेंट्री और फिल्म्स वगैरह बनी। कबाला कबीले वाले जो है इसको कार्ड्स की शक्ल में इनको वो शेप देते और फिर कोई भी क्वेश्चन होता उस एनर्जी से उस क्वेश्चन को पूछ लिया जाता या उसको देख लिया जाता है। बेसिकली ये 78 कार्ड का डेक होता है। ये एक किस्म की तशख़ीस है, एक एनर्जी है कि जो बंदा सवाल पूछ रहा है वो क्या सोच रहा है, जो बंदा इस कार्ड्स की एनर्जी से पूछना चाह रहा है उसकी अपनी क्या एनर्जी है। और अगर आपने किसी मुल्क की एनर्जी की बात करनी है, किसी की रूहानी एनर्जी की बात करनी है और किसी की मादी एनर्जी की बात करनी है, तो ये एनर्जी उस पूछने वाले बंदे को और बताने वाले की एनर्जी को अटैच करके उसके सवाल का जवाब देती है। ज़ाहिर बात है, आपने पहली दफ़ा ये टैरो कार्ड एनर्जी के ऊपर बात करनी है और बातचीत करनी है, तो पहला हमारा ये इंटरव्यू है। तो मैं चाहूँगा कि इससे पहले कि मैं नाजरीन को आपके सवालों के जवाब दूँ, तो मैं सबसे पहले मैं आपसे ही बात शुरू करूँगा, क्योंकि आप, ये हमारा कोई स्क्रिप्टेड तो है नहीं है, कोई मामला तो ऐसा नहीं है, क्योंकि एक एनर्जी की एक पावर्स है। अगर आप इस एनर्जी की पावर को इल्मे कलामुल्लाह से बढ़ा दें, या आप अपने वज़ाइफ से या अपनी रूहानियत से या अपने जो है बुज़ुर्गों की दुआओं से, तो आप इसके ऊपर बहुत सी तब्दीलियां देख सकते हैं। तो जनाब, सबसे पहले आबदी साहब ने मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं किया, मैं सिर्फ आसम नसीर आबदी को जो है वो टैरो कार्ड से उसकी एनर्जी देखूंगा, उसके बाद हम प्रोग्राम का स्टार्ट करेंगे। और मैंने प्रोग्राम को हाईजैक कर लिया इससे पहले कि ये प्रोग्राम मेरे से करते और मुझसे अपने सवालों का जवाब देते। तो मैं चाहता था कि इस प्रोग्राम का आगाज़ कुछ इस अंदाज से हो कि सबसे पहले तो जो आपसे प्रोग्राम कर रहा है उसका यकीन तो बने कि जिस बंदे से मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ वो क्या मेरे सवालों के जवाब सही दे भी पाएगा कि नहीं, या मैं कहीं जिस तरह दूसरे इंटरव्यूज़ कर रहा हूँ कहीं वहाँ कहीं कोई चीज़ें जिस तरह डिस्टर्ब होती हैं, कहीं यहीं भी इतना ना वो प्रोग्राम की प्रिडिक्शन की और प्रिडिक्शन वैसे हवाओं में रहे। तो जनाब, सबसे पहले देखते हैं कि आसम नसीर आबदी के आजकल क्या हालात चल रहे हैं। तो जनाब, ये एक तो होना चाहिए, मैं बिल्कुल होना चाहिए। और मैं नाज़रीन से कहना चाहूँगा कि आज का प्रोग्राम मेरा पहला प्रोग्राम ऐसा है जो मुझसे हाईजैक कर लिया गया है और मुझे नहीं पता कि अब आगे क्या होने वाला है। मैंने आसम साहब को कहा कि जी आपका नाम क्या है, तो उन्होंने मुझे नाम बताया। मैंने कहा नहीं, आप मुझे अपना पूरा नाम बताएं। इन्होंने पहले खामोश हुए कि पता नहीं मुझसे क्यों नाम पूछा। मैंने नाम लिख लिया और मैंने नाम लिखने के बाद 1 सेकंड में मैंने निमरोलॉजी से इनका अदद निकाला। अदद इनका 8 नंबर बनता है। आसम साहब की अगर शख्सियत की बात करें तो गहरी शख्सियत के मालिक हैं। इनकी
तबीयत की अगर बात करें तो अपने दिल में तलातम समुद्रों का एक ठाठे मारता एक समुंदर है, मगर इनकी ऊपर से शख्सियत आपको बड़ी नॉर्मल और मुतमिन नज़र आएगी और ये लोगों से हमदर्दी करते हैं। बाज़ औक़ात इनका जो है मजहबी लेवल बहुत रूज पे हो जाता है, बहुत शिद्दत के साथ मजहब की तरफ चले जाते हैं और बाज़ का सब कुछ छोड़ छाड़ के बिल्कुल। तो आपने बिल्कुल दुरुस्त नाज़रीन, बहुत दुरुस्त बात की है, बिल्कुल। तो ये चीज़ें इनकी हैं और बाज़ का इनको गुस्सा आता है, इतना शिद्दत का आता है कि बर्दाश्त से बाहर होता है, मगर अपने आप को बड़ा नॉर्मल रखते हैं, बड़ा सेंसिटिव सोच के मालिक हैं और इमोशंस के साथ। मुझे लग रहा है आज नाज़रीन को मेरे बारे में सब कुछ बता देंगे। तो हमारी माशाल्लाह 5 मिनट पहले की जो है मुलाकात है, तो देखते हैं जी आसम नसीर आबदी के क्या हालात चल रहे हैं आजकल आसम टैरो कार्ड की एनर्जी से। इसके बाद हम अपने बाकायदा प्रोग्राम की तरफ जाएंगे। तो आसम नसीर आबदी के आजकल क्या हालात चल रहे हैं, ये एक एनर्जी है। ये एनर्जी का मैंने सवाल जो है आसम नसीर आबदी के ही दिमाग में डाल दिया है और आसम नसीर आबदी के आजकल क्या हालात चल रहे हैं। तो आसम नसीर आबदी किसी काम पे, किसी प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत तवज्जो के साथ अपना फोकस किए हुए हैं, उसको वो सेटल करना चाहते हैं। सेटल करने के लिए इसके बेसिकली ये एक इनका जो भी शोबा है, ख़ासकर मैं ये समझता हूँ पैसे से मुतल्लिका है, कोई मीडिया से मुतल्लिका है, कोई ऐसी बात है जिसके ऊपर ये बड़ी तवज्जो दिए हुए हैं और एक नई बिगिनिंग, नया आगाज़ करना चाहते हैं अपने कैरियर का। उसके लिए इनको लड़ना पड़ रहा है, अपने ऊपर जिद्दोजहद करनी पड़ रही है और बड़ी स्ट्रगल और तगोदो करनी पड़ रही है, मगर हालात इनको जो है इस सारी सूरत हाल में जो है वो इजाज़त नहीं दे रहे। इस सूरत हाल में उनकी कई चीज़ें जो है वो रुक रही हैं। इस तरह की सिचुएशन इनके साथ चल रही है। सर ये आपने तो मतलब मुझे कंफ्यूज कर दिया, प्रोग्राम के स्टार्ट में मैं कंफ्यूज हो गया नाज़रीन कि मैं आगे सवाल क्या करूं। ये सर आपने सोचना है, क्योंकि मुझे आपका सवाल भी मैंने खुद ही निकाला है, जवाब मैंने आपको दे दिया। इससे पहले कि आप मुझसे सवाल करते अपने बारे में, बाद में बात करते और फिर बाद में जो चीज़ें हिडन रह जाती तो कोई इसका गवाही ना होता कि आपने बात क्या करनी थी, आपने चीज़ें क्या लेके चलनी थी। तो मैंने आपकी इन चीज़ों को जो है ना पहले ही डिस्क्राइब कर दिया। ये एनर्जी आप जो कह रहे थे कि टैरो कार्ड क्या कहते हैं, इसको मैं डिफ़ाइन भी करूँगा अपने नाजरीन को। ये 78 कार्ड की एनर्जी है। ये मैं अभी इनके सामने देख रहा हूँ, खोल रहा हूँ, ये मेरे देख रहे हैं कि ये कार्ड्स किस तरह ये काम करेंगे और इसके क्या सवाल क्या होगा और इसको मैं नाज़रीन समझाने की भी कोशिश करूँगा। ये टैरो कार्ड की एनर्जी किस तरह काम करती है, इस हर क्वेश्चन का आंसर किस तरह हम लेते हैं और फिर इसे हम कैसे किसी ये कार्ड्स बेसिकली इसके पीछे मखलूक होती है और बड़ी रूहानी मखलूक होती है और यहूदी और ईसाई इस और ख़ासकर अब हिंदू जो है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर चुके हैं और इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदे उठाते हैं। फ़ायदे देने वाली ज़ात बिलाशुबा अल्लाह की है, लेकिन हम जो मुसलमान हैं वो अल्लाह के ऊपर 100% भरोसा रखते हैं। मगर इस एनर्जी को जब हमने हाईजैक किया तो फिर हमने इसको बहुत और ही तरीके से इसके जो है इससे फ़ायदे उठा रहे हैं। फ़ायदे हम इस्तिखारा से भी उठाते हैं, इल्म जफ़र से भी उठाते हैं, न्यूमरोलॉजी से भी उठाते हैं, मगर हम इस जो भी वो कहते हैं कि जिस तरह पाकिस्तान में सबसे पहले कहा गया कि जी तस्वीर आई है तो उलमा इकराम ने तस्वीर के ऊपर फतवा लगा दिया, जो तस्वीर खिंचाएगा उसके ऊपर जो है वो शिरक का फतवा लग जाएगा। तो इसी तरह जब साइंस आई, जब डॉक्टर इलाज करते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, तो फिर वहाँ भी फतवे लगते हैं। तो जिस चीज़ से फ़ायदा उठाना चाहिए तो उससे ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहिए। ये शिरक नहीं है, ये हराम नहीं है, ये आपके सवालों का जवाब देता है। और जितनी कोशिश होती है ये बंदे की अपनी सोच पे डिपेंड करता है कि बंदा खुद कितना मुत्तकी परहेज़गार और अल्लाह के साथ तल्लक रखता है। तो हम इन चीज़ों से फ़ायदा उठाने की भरपूर कोशिश करते हैं। अब आसम साहब को मैं प्रोग्राम जो है वो दे रहा हूँ, अब वापस दे रहा हूँ और आसम साहब इस प्रोग्राम को अब कैसे लेके चलते हैं मैं तो इनके पीछे पीछे इनकी तकलीद करूँगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया दाऊद जी दाऊद साहब हमें एक तो मेरे बारे में नाज़रीन को बताने के लिए। दूसरा ये है कि नाज़रीन हमारे स्क्रीन पर दाऊद जी दाऊद साहब का नंबर मौजूद है। जैसे उन्होंने मेरे बारे में बताया और 100% दुरुस्त बताया। अगर आप भी अपने बारे में जानना चाहते हैं किसी भी हवाले से, रूहानियत के हवाले से, टैरो कार्ड रीडिंग के हवाले से, या इल्म जफ़र के हवाले से, या न्यूमरोलॉजी के हवाले से, या एस्ट्रोलॉजी के हवाले से, या पामिस्ट्री के हवाले से, बहुत सारे ऐसे उलूम हैं जिन पर दाऊद साहब को दस्तरस हासिल है। तो नीचे दिए गए नंबर पर आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। सर प्रोग्राम आगे बढ़ाते हैं। अच्छा सर, हमें टैरो कार्ड की मदद से ही बता दें पाकिस्तान के जो हालात हैं, ख़ास तौर पे तहरीक इंसाफ के साथ जो हुआ, 2 सियासी जमातें उसमें से निकल कर आ चुकी हैं, तहरीक इंसाफ कमज़ोर लग रही है, इलेक्शन की डेट आ चुकी है लेकिन जलसे जुलूस नहीं हो रहे, मुल्क की माशी हालात बहुत अबतर है, IMF का जबकि मुआहदा भी हो गया लेकिन डॉलर की कीमत नहीं जीने आ रही। आवाम हमसे जानना चाहती है कि मुल्क के हालात कब बदलेंगे, इलेक्शन कब होंगे और तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या है?
पाकिस्तान का आने वाला वक्त कैसा रहेगा, टैरो कार्ड से हम इसकी स्टोरी करते हैं। आने वाला वक्त पाकिस्तान का कैसा रहेगा, टैरो कार्ड क्या कहते हैं। पाकिस्तान का आने वाला वक्त कैसा नज़र आता है। मेरे पास 3 कार्ड आ चुके हैं। 3 कार्ड के ऊपर मैं बात करूंगा, बल्कि मैं 5 कार्ड के ऊपर बात करता हूं। पाकिस्तान को अगर हम न्यूमरोलॉजी से देखें तो उसका 8 नंबर बनता है और 2023 का साल चल रहा है। 2023 की जब मैंने प्रिडिक्शन की थी मुख्तलिफ निजी चैनल्स पे, तो मैंने कहा था कि ये जो 2023 है ये एक हाइप क्रिएट करेगा। किस चीज़ की हाइप? आपको मीडिया की ऐसी खबरें मिलेंगी जिसकी वजह से पूरा माहौल जो है वो गर्मा गर्म रहेगा। जो आपके अगर इलेक्शन के मामलात हैं वो भी डिले होंगे और सियासी जमातों में काफ़ी ज़्यादा जो हलचल रहेगी। ख़ासकर मैंने जो तहरीक इंसाफ की बात की थी वो भी उस वक्त सही बात साबित हुई। अब मैं अगर बात करूं मौजूदा वक्त पाकिस्तान का आने वाला वक्त कैसा रहेगा, तो पाकिस्तान के हालात में सॉलिड किस्म की तब्दीलियां आएंगी। सॉलिड किस्म की तब्दीलियां ये कि इन्वेस्टमेंट तो आ रही है और IMF की भी मेरी वो प्रिडिक्शन सही साबित हुई कि जो मैंने कहा कि IMF पाकिस्तान को कर्जा देगा, लेकिन मौजूदा पोजीशन में कोई आपको समझ नहीं लगेगी कि इन्होंने इस इन्वेस्टमेंट को कहाँ इस्तेमाल करना है। यानी कि आपके पास जो पैसा आया है उसको आपने कैसे यूज़ करना है। जैसे आपके पास यूज़ करने का प्लान आएगा, आपकी अगली किस्त जो है वो सामने आ जाएगी तो प्रॉब्लम आएगी। अच्छा, दूसरी सूरत हाल ये कि अवाम को ये अभी रिलीफ देंगे। आने वाले वक्त में अभी अवाम को रिलीफ मिलेगा और बड़ा गहरा रिलीफ मिलेगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी मिलेगा। और ख़ासकर रिलीफ में जो है वो खुराक के ऊपर और पेट्रोलियम के ऊपर आपको अवाम को रिलीफ मिलेगा। लेकिन नेगेटिविटी आएगी, आपको सियासी इंतशार मिलेगा, आपस की लड़ाई झगड़े मिलेंगे। और जो अगर आप इलेक्शन की बात करते हैं तो इलेक्शन के ऊपर भी बहुत सा जो है वो एक गर्मा गर्मी वाला माहौल रहेगा। तो ये मैंने आने वाले वक्त में पाकिस्तान की स्टोरी बनाई थी। अभी मैं इनके ही एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन थे कि इलेक्शन कब होगा। एक ही सवाल में 3 क्वेश्चन थे। दूसरा ये था कि आने वाले वक्त में इलेक्शन कब होगा। तो देखते हैं कि मौजूदा सिचुएशन में इलेक्शन कब तक नज़र आ रहा है और क्या इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं नज़र आ रही। तो आने वाले वक्त में इलेक्शन कब तक नज़र आ रहा है। तो इलेक्शन की मैं बात करूं तो इलेक्शन 2 महीनों तक तो आपको कोई सिचुएशन वाज़े नज़र नहीं आएगी कि इलेक्शन किस सिमत जाएगा। अवाम जो है वो बिल्कुल जो है उनका, क्योंकि ये मेरे पास जो कार्ड है ये डबल माइंडेड ऐसी एनर्जी जिसका अभी कोई फैसला नहीं हुआ। आपको अखबारों की जीनत में खबरें ज़रूर नज़र आएंगी, लेकिन एक आफ्टर 3 मंथ, यहाँ 3 का फिगर आ रहा है, आफ्टर 2 महीने के बाद तीसरे महीने में आपको इलेक्शन की सारी सूरत हाल सामने आ जाएगी। तो ये जो कार्ड है ये आपको जो है अगस्त, सितंबर, नवंबर और फिर ये कि आफ्टर 3 मंथ जब ये इलेक्शन की अनाउंसमेंट करेंगे तो अवाम इतनी जो है इलेक्शन के बारे में इतनी मुतमिन नज़र नहीं आती। तो सिचुएशन कुछ इसी तरह की होगी कि इलेक्शन आखिर होने हैं और इलेक्शन जल्द होंगे, लेकिन आफ्टर 3 मंथ आपको क्लैरिटी मिलेगी। और यहाँ पे 6 का दी लवर्स का कार्ड है। तो आगे जाके इलेक्शन के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्किंग होगी। मीडिया के ऊपर जो है बुलाया जाएगा जलसे जुलूस और सारी जमातें जो है इलेक्शन के ऊपर काम करेंगी। 2 महीने अभी आपको कोई समझ नहीं लगेगी कि किस तरफ इलेक्शन जाने। आफ्टर 3 मंथ इलेक्शन की भरपूर तैयारी होगी और आप इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। आपका तीसरा सवाल ये था कि तहरीक इंसाफ इस वक्त किस पोजीशन में से गुज़र रही है। तो देखते हैं कि तहरीक इंसाफ की मौजूदा पोजीशन में क्या सूरत हाल नज़र आती है। आने वाले वक्त में तहरीक इंसाफ की क्या सूरत हाल नज़र आती है। तो तहरीक इंसाफ की बात करें तो तहरीक इंसाफ बिलाशुबा इस वक्त थोड़ी सी परेशानी का शिकार है, क्योंकि इनके ऊपर सियासी दबाव बहुत अरूज पे है। मगर आफ्टर 4 मंथ तहरीक इंसाफ जो है काफ़ी जो इन्होंने वक्त परेशानी वाला गुजारा था उसके ऊपर काम करेगी, लेकिन इनके लिए अभी भी प्रेशर वाला वक्त है। जो ये चाहते हैं, जिस तरह की इनकी रिक्वायरमेंट है वो शायद अभी पूरी ना हो। तहरीक इंसाफ जो है कि किसी भी मामला से मुतल्लिका जो है वो परेशानी का सामना इनको करना पड़ेगा। जो भी हालात
मामलात होंगे, नेगेटिविटी का शिकार होगी, लेकिन तहरीक इंसाफ मिले जुले रुझानात के साथ रहेगी। इनके गवर्नमेंट के साथ कोई मामलात जब तक तय नहीं पाते, मैं यही बात करता हूँ कि 3 शराइत तहरीक इंसाफ को माननी पड़ेंगी गवर्नमेंट की, अगर ये अच्छे तरीके से, बड़े तरीके से इलेक्शनों में आते हैं। 3 शराइत गवर्नमेंट के सामने पेश हो चुकी हैं, गवर्नमेंट की तहरीक इंसाफ के सामने पेश हो चुकी हैं। अगर वो उस पर काम नहीं करते तो फिर नेगेटिविटी का शिकार होगी और तहरीक इंसाफ को प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो तहरीक इंसाफ को जो है वो मुज़ाकरात की मेज़ पर आना पड़ेगा और अपने मामलात को डिस्कस करना पड़ेगा, या इसमें कोई माफ़ीनामा होगा या बड़े लेवल के ऊपर बातचीत होगी और फिर ये सिचुएशन क्लियर होगी। सर बहुत ही डिटेल और जामे जवाब दिया। नाज़रीन, उम्मीद है आपको बहुत तसल्ली बख्श जवाब मिल गया होगा। अच्छा सर, आपने अभी टैरो कार्ड रीडिंग की मदद से बताया कि 4 महीने बाद हो सकता है पीटीआई के हालात बदल जाएं और 3 शराइत ऐसी हैं जो तहरीक इंसाफ को माननी पड़ेंगी, वरना वो मुश्किलात का शिकार रहेगी। तो हमारे नाज़रीन असल में बेसिकली वो जानना ही चाहते हैं कि जो खान साहब पे पिछले 15 महीने से 200 केसेस हो चुके हैं, एक आलमी रिकॉर्ड बन चुका है, मतलब इतने ज़्यादा केसेस। वो कहते हैं कि 70 साल में मुझ पे एक केस नहीं हुआ और अब 200 केसेस हो गए। तो ये सिलसिला मज़ीद जो है बढ़ता चला जाएगा या इसमें कुछ कहीं ठहराव और रुकावट आ रही है और हालात थोड़े से बेहतर होंगे? खान साहब का सियासी मुस्तकबिल पूछना चाह रहे हैं कि खान साहब का आने वाले वक्त में सियासी मुस्तकबिल क्या नज़र आता है, उनकी क्या स्टोरी बनती है। तो आने वाले वक्त में खान साहब के सियासी मुस्तकबिल की स्टोरी क्या नज़र आती है वो देखते हैं हम टैरो कार्ड की मदद से। आने वाले वक्त में खान साहब के सियासी मुस्तकबिल की क्या स्टोरी नज़र आती है। तो मैं जनाब आपको पूरी स्टोरी ये इसकी बता देता हूँ, सिचुएशन बता देता हूँ और फिर आप इसमें से फ़ैसला खुद करिएगा कि क्या सिचुएशन नज़र आती है। तो जनाब ये पहला कार्ड ये है कि खान साहब मौजूदा पोजीशन में परेशान, उदास और प्लानिंग करते हुए नज़र आते हैं। उनको नहीं अंदाज़ा था कि इस तरह की सिचुएशन उनके ऊपर पड़ सकती है या इस तरह की सिचुएशन का वो शिकार हो सकते हैं। खान साहब के लिए एक अच्छी खुशखबरी है कि इनको इलेक्शन की नवीद सुनाई जा रही है और ये उसके ऊपर सोच रहे हैं और काम कर रहे हैं कि शायद, क्योंकि उनके इर्द गिर्द जो मामलात हैं उनको लेकर वो ये जानते हैं कि शायद उनका जो है बहुत ज़्यादा जो है मीडिया में या लोगों की पजीराई उनके साथ है और लोग उनसे मोहब्बत करते हैं, क्योंकि दी वर्ड का कार्ड सेकंड मौजूद है और दी वर्ड में ये है कि वो जानते हैं, वो समझते हैं कि दुनिया मुझसे मोहब्बत करती है, प्यार करती है और मैं इसके ऊपर काम करूँगा। दूसरा ये कि कहीं एक ऐसा भी मौका मौजूद है कि खान साहब जो है ना बड़ा बैलेंस कर रहे हैं अपने मामलात को लेकर और डबल माइंडेड भी हैं किसी चीज़ को लेकर, अपनी पार्टी को लेकर, अपने मामलात को लेकर, मगर ये है कि वो बैलेंस कर रहे हैं। और खान साहब का एक और रवैया जो उनकी शख्सियत का आईनादार है, ये कार्ड की एनर्जी में है। खान साहब जो है वो अपने मूड के बंदे हैं, अपने आप में रहने वाले हैं और अपने तमाम मामलात से लेकर वो अभी तक ज़िद वाला माहौल उन्होंने अपनाया हुआ है और स्ट्रेट फारवर्ड चल रहे हैं और लॉजिकली सोच रहे हैं, जो भी सोच रहे हैं अपने हद तक तो वो अपने मामलात बड़े ज़बरदस्त तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ नेगेटिविटी उनके इर्द गिर्द मौजूद है जो उनको आगे बढ़ने नहीं दे रही। क्या वो माहौल की जो है वो नेगेटिविटी है, क्या वो उनके इर्द गिर्द के लोगों की पैदा की गई नेगेटिविटी है, या क्या वो अपनी उस दुनिया में रह रहे हैं जिस दुनिया में पहले जब उनको मुज़ाकरात का मौका दिया गया कि आप मुज़ाकरात कर लें और जब तक 9 मई का वाक़या मौजूद नहीं था या इस तरह की सिचुएशन नहीं थी उससे फ़ायदा नहीं उठाया, तो क्या अब उनके अंदर कोई वो एक नरम रवैया मौजूद है जिससे फ़ायदा उठाकर वो उस वक़्त अगर वो मुज़ाकरात करके इलेक्शन की तरफ चले जाते। कुछ गलतियां बहुत बड़ी बड़ी हुई हैं उनसे, अभी देखें आगे जाके भी कुछ ऐसी नेगेटिविटी उनके ऊपर अटैक करेगी। नाज़रीन, उम्मीद है आपको आज का हमारा व्लॉग अच्छा लगा होगा और दाऊद साहब ने एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी दी है जो कि तहरीक इंसाफ के जितने भी चाहने वाले उनके लिए कि खान साहब को इलेक्शन की नवीद सुनाई जा रही है और 3 शराइत उनके सामने रखी गई हैं। अगर वो 3 शराइत मान लेते हैं तो हालात जो हैं वो खान साहब के हक़ में जा सकते हैं। दाऊद साहब, बहुत मज़ा आया आपके साथ व्लॉग करके और बहुत ही डिटेल और बहुत ही नॉलेजेबल, मैं जिसको कहूँगा कि वो एक हमें बातें सुनने को मिली हैं। हमारे नाज़रीन को भी उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। नाज़रीन, आपको अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हम फिर हाजिर होंगे। मुझे और दाऊद जी दाऊद को दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।